Hello and good morning, my dear friends. 12 CBSE बोर्ड सेशन 2020-21 सिलेबस शुरू होने करने से पहले कुछ रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा मैं आपके साथ। हमने पिछले दिनों में शेयर्स का चैप्टर पढ़ना शुरू किए, उसी से कनेक्टेड कुछ टॉपिक में रिवीजन किया गया है। आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है 11th एंड 12th, उसमें 11th के सिलेबस में भी कुछ रिडक्शन हुआ है, 12th के सिलेबस में भी कुछ रिडक्शन हुआ है। वैसे तो 9th से लेकर 12th इन चारों क्लासेस के सिलेबस में CBSE ने कोर्स को कम किया, कोर्स कंटेंट कम किया है। हमें फ़िलहाल 12th के सिलेबस के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेनी है। सबसे पहले तो आप ये ख्याल करोगे कि नो चैप्टर हैज़ बीन डिलीटेड फुल्ली, किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट नहीं किया गया है, किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से डिलीट नहीं किया गया है। बिल्कुल आप इस बात पर ख्याल रखोगे। कोई अनऑथोराइज्ड सोर्स से कोई रूमर आता है, यहाँ वहाँ से कुछ भी आप सुनते हो, कुछ यकीन नहीं करोगे। मैं आपको एक डिटेल लेक्चर बना कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या पार्ट कम किया गया है। जो चैप्टर्स हैं वो सारे जो पिछले साल 2019-20 में थे, वही आपको 2020-21 में हमको पढ़ाने हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, मैंने आपको पूरा सिलेबस मेरे प्रीवियस वीडियोस में समझाया था। जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स है वो आपके सिलेबस में एज इट इज़ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में 4 टॉपिक्स होते हैं: चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये सब कुछ सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ, कम कर ही नहीं सकते, कम कर ही नहीं सकते। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपके सिलेबस में है। कंपनी अकाउंट्स आपके सिलेबस में है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सिलेबस में है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, सब सिलेबस में है एज इट इज़। तो फिर 30% कम क्या हुआ बच्चों? 30% कम क्या हुआ? कुछ टॉपिक्स में कुछ एडजस्टमेंट्स थे, वो एडजस्टमेंट्स हटा दिए गए। डिफ़िकल्टी लेवल कम कर दिया, डिफ़िकल्टी लेवल कम कर दिया। डिफ़िकल्टी लेवल कम करने से हम जो टीचर्स हैं, हमारा भी समय बचेगा और कम समय में जो इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है उसका बर्डन कम हो जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल कम किया है। जैसे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन चैप्टर्स में नॉर्मल लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। एक कैपिटल एडजस्टमेंट, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, इधर थ्रू करंट अकाउंट और लोन अकाउंट और बैंक के थ्रू। वो एक एडजस्टमेंट है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं और अच्छा खासा लॉजिक अप्लाई करना होता है। तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट हटा दिया गया। रिटायरमेंट या डेथ में, खास करके रिटायरमेंट में, जो पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसका जो लोन अकाउंट होता है वो जो बनाना पड़ता था वो पार्ट हटा दिया गया। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट हम पढ़े नहीं हैं तो इसको और डिटेल में चर्चा करने की हमको आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब जो 30% सिलेबस कम हुआ है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम नहीं हुए, जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम हुआ है। इससे जो पेपर सेट होगा और आपको जो पेपर सॉल्व करना है बड़ा आसान हो जाएगा। हम सिलेबस की शुरुआत में जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में। इसमें 3 टॉपिक है एक्चुअली। एक टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स,
एक टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स और एक टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी मार्केट से जब पैसा कलेक्ट करती है पब्लिक को शेयर्स इशू करके, उससे कनेक्टेड जो जर्नल एंट्रीज है, जो अकाउंटिंग है, वो इस चैप्टर में हमको पढ़नी है, इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने डिवेंचर्स भी इशू करती है पब्लिक को, एक प्रकार से कंपनी के द्वारा पब्लिक से लोन लिया जाता है। तो कंपनी अपने डिवेंचर्स भी इशू करती है पब्लिक को, तो डिवेंचर इशू करने से कनेक्टेड जो जर्नल एंट्री है वो और उसकी अकाउंटिंग हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और एक चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। टू रिडीम मीन्स टू पे बैक, टू रिडीम मीन्स टू पे बैक। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि डिवेंचर्स इशू करना है ना पब्लिक से लोन लेना, किसी को भी डिवेंचर इशू करना है ना उस व्यक्ति से लोन लेना। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा पब्लिक से लोन लिया जाता है, यहाँ पर लोन लिया जाता है उसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है, यहाँ पर उस लोन को लौटाया जाता है उसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है। यहाँ पर लोन लिया जाता है उसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है और यहाँ पर वो लोन लौटाया जाता है उसकी जर्नल एंट्री पढ़नी है। ये जो टॉपिक है दिस हैज़ बीन डिलीटेड, ये जो टॉपिक है दिस हैज़ बीन डिलीटेड। 2 साल पहले इसमें 4 मेथड्स हुआ करती थी, पिछले साल तक 2 मेथड थी, अभी वो दोनों मेथड भी डिलीट हो गई। यानी ये कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स इशू करने से कनेक्टेड टॉपिक है, डिवेंचर्स इशू करने से कनेक्टेड टॉपिक है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं है। इसको पढ़ाने में हमको 10, 12, 15 दिन लगते थे, जो भी है बिल्कुल आराम से पढ़ाने पर, है ना, लॉजिकली सब कुछ समझाने पर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का टॉपिक अब नहीं है, डिलीट हो गया। ठीक है, इससे कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स भी आते थे, शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी आते थे, अभी हमको ये पढ़ना नहीं है। बाकी कौन से चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको समझेगा भी नहीं। सिर्फ आपको ख्याल क्या रखना है बेटा, यू नीड नॉट बी वेरी हैप्पी कि 30% सिलेबस कम हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हुए हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स कम नहीं हुए, डिफ़िकल्टी लेवल कम हुआ है। कुछ एडजस्टमेंट्स जो पिछले साल तक हमको पढ़ाने थे वो इस साल आपको हमको नहीं पढ़ाने हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट्स कम हुए हैं। और चैप्टर्स के हिसाब से जब जो सब कुछ पिछले साल हमने पढ़ाया था वही सारे के सारे चैप्टर्स हमको इस साल पढ़ाने ही हैं। ठीक है, तो हम इशू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या होता है। अलग अलग टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेटा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, अलग अलग प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, सिंगल ओनर जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, सोल एंटरप्रेन्योर, है ना, एक ही व्यक्ति बिजनेस में मालिक होता है। अब एक व्यक्ति अगर बिजनेस में मालिक है तो वो कितनी कैपिटल लगाएगा, उसकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा, वो अकेला बिजनेस को कंट्रोल करेगा, वो अकेला बिजनेस को मैनेज करेगा, वो अकेला बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, सारे प्रॉफिट्स उसके, और लॉस हुए तो भी उसने अकेले ने उसको बेयर करना है। डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न बनाना बड़ा आसान है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिज़नेस शुरू करूँ क्या, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड इट इज़ वेरी इजी टू वाइंड अप द बिजनेस। हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडर जब चाहे तब अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट की लाइन चेंज कर सकता है, बिजनेस को क्लोज डाउन कर सकता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स कैन बी देयर इन ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन सोल ट्रेडर से ज़्यादा होता है, बिजनेस का लेवल सोल ट्रेडर से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स
मोर देन वन नेचुरली, तो डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल। काम का बंटवारा होता है, हर पार्टनर अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ होता है। उसके बाद कैपिटल सोल ट्रेडर से ज़्यादा, एक्सपर्टाइज सोल ट्रेडर से ज़्यादा, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में डिसीजन मेकिंग क्योंकि एक ही व्यक्ति करता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन गलत हो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सोल ट्रेडर के मुकाबले डिसीजन मेकिंग इज अ बिट बैलेंस्ड, क्योंकि जब 3, 4, 5, 6, 8, 10 लोग मिलकर कोई फैसला ले चर्चा करके तो ऐसा फैसला सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट लॉस का बंटवारा होता है पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप के फीचर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तब। फिर कम्स जॉइंट स्टॉक कंपनी, न्यू मॉडर्न एंड लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। It is just opposite to sole trading concern. In a sole trading concern, there is only one owner, single owner. Sole trading concern में there is a single owner, but in joint stock company there are many owners. मैं जब भी कंपनी समझाते समय, कंपनी अकाउंट्स पढ़ाते समय मैं जब भी कंपनी इस शब्द का प्रयोग करूंगा तो मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूंगा, ये आप ख्याल रखोगे। कंपनी के अलग अलग प्रकार होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसका डिस्टिंग्विश आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन एक्सप्लेनेशन में याद रखोगे। मैं हमेशा जब तक मैं स्पेसिफिकली ना बोलूँ कि मैं प्राइवेट कंपनी समझा रहा हूँ तब तक मान लेना कि मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं अनलिमिटेड। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, ये आप ख्याल रखोगे। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है तो हम बोलेंगे अनलिमिटेड मेंबरशिप। आपको यहाँ पर आम जनता के पास जाना है पैसा कलेक्ट करने के लिए और उनको अपनी कंपनी में भागीदार बनाना है, और भागीदार को क्या बोलेंगे हम, अंग्रेजी में बोलेंगे शेयर होल्डर्स, अंशधारक, सरल शुद्ध हिंदी में, अकाउंटिंग की भाषा में हिंदी में उसे कहते हैं अंशधारक। अंश यानी शेयर, शेयर होल्डर। अब उनको शेयर होल्डर क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनका कंपनी की टोटल कैपिटल में शेयर है, उनका कंपनी की टोटल कैपिटल में शेयर है। अब ये क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर दूँ कि जब बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना हो, और बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का अमाउंट रिक्वायर्ड है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूज, और इतनी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि उतना बड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसी एक व्यक्ति के बस की या 2, 4, 5 व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आज के इस मॉडर्न ज़माने में, एज ऑन टुडे, आज के इस मॉडर्न ज़माने में जो कंपनीज बनाई जाती है बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए, उन कंपनीज का जो कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल, तो आप यकीन मानोगे कितना होता है, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 6,000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो क्या किसी एक व्यक्ति के बस की बात है क्या कि वो 10,000 करोड़ रुपए कहीं से लेकर आए, 2,000 करोड़ रुपए कहीं से लेकर आए, 5,000 करोड़ कहीं से लेकर आए, या उसके पास उतनी सेविंग होगी 5,000 करोड़ रुपए? नहीं। तो ये लाना कहाँ से? पब्लिक से। जो नॉर्मल पब्लिक है, हमारी जनरल पब्लिक, जनता के पास जाइए और पब्लिक से कहिए कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा बिजनेस है, हम इस तरह से आपसे पैसे लेकर बिजनेस में पैसा लगाएंगे और ये काम करने वाले हैं। तो आइए आप भी हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, आप भी हमारी कंपनी के मालिक बन जाइए। जब हम किसी को पैसा लगाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति पैसा लगाएगा क्यों? हम उसको क्या बना रहे हैं? कंपनी में मालिक बना रहे हैं, ओनर बना रहे हैं। वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स आर पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी।
शेयर होल्डर्स कौन है? पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनी में पार्ट ओनर्स हैं, कंपनी के मालिक, अंशधारक। क्यों पार्ट ओनर्स हैं? क्योंकि वो भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। कितना पैसा लगाएंगे? एक मिनिमम अमाउंट कंपनी बता देंगी कि इतना पैसा आपको कम से कम लगाना है, वो उससे ज़्यादा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा पैसा आप कंपनी में लगाओगे एज ए शेयर होल्डर, उतने ज़्यादा आपको राइट्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा पैसा कोई व्यक्ति एज ए शेयर होल्डर कंपनी में लगाता है, एज ए शेयर होल्डर कंपनी में लगाता है, तो उसको उतने ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, उतने ज़्यादा उसको अधिकार मिलते हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिलता है, कंट्रोलिंग पावर मिलता है। जाहिर सी बात है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर उस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स, मान लो 51% शेयर्स भी मेरे पास हैं, तो उस कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे पास है, क्योंकि 51% शेयर्स मेरे पास है और 49% फिर किसी दूसरे के पास है, तो 51% जिसके पास है उसका कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। चाहे कोई डिसीजन लेना हो, कोई पॉलिसी बनानी हो, है ना, वोटिंग करनी हो किसी भी पॉइंट पर। कहने का मतलब जितने ज़्यादा शेयर्स, उतना उस शेयर होल्डर के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उतना उस शेयर होल्डर के पास पावर। अब ये शेयर एक्चुअली क्या है? शेयर इज एन ओनरशिप राइट, ओनर होने का अधिकार, ओनरशिप राइट। शेयर होल्डर्स आर दी पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी, बोला ना मैंने। तो शेयर क्या है? मालिक बनने का अधिकार, अधिकार है वो, एक अधिकार, अधिकार। वो अधिकार कैसे सिद्ध होता है? अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो वो कंपनी आपको अधिकार दे देती है, लिख कर दे देती है कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपके पास इस कंपनी में आपने इतना पैसा लगाया, आपके पास इतने शेयर्स है। एक सर्टिफिकेट दे देती है, वो सर्टिफिकेट प्रूफ है जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, कि यू आर दी ओनर, पार्ट ओनर ऑफ दिस कंपनी। आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज में स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट हो, उसका रिटर्न प्रूफ आपको मिलता है, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एक कार्ड आपको मिलता है जिसको आइडेंटिटी कार्ड है। तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, वो प्रूफ है कि वो उस कंपनी के एम्प्लॉई है, उससे सिद्ध होता है कि वो उस कंपनी के एम्प्लॉई है। वैसे ही आप अगर किसी कंपनी में पैसे लगाते हो, आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपको एक प्रूफ मिलता है, उस प्रूफ को बोलते हैं एविडेंस ऑफ ओनरशिप, एविडेंस ऑफ टाइटल। दैट एविडेंस ऑफ ओनरशिप या एविडेंस ऑफ टाइटल इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। मॉडर्न ज़माने में ये सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई है, मॉडर्न ज़माने में ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई है। वरना अगर आप में से कोई अगर कभी भविष्य में शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसको मेरी बातें याद आएंगी कि अरे सर ने तो बोला था शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, अब तो नहीं मिलता। अब ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में जमा हो जाती है। जो शेयर्स हैं, अब आपको एज ए शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है कंपनी से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो जो शेयर्स हैं आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। जैसे हमारा जो पैसा है हम बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक के रिकॉर्ड्स में दिख रहा है ना हमारा नाम और इतना पैसा हमारे अकाउंट में है, बैंक के रिकॉर्ड्स में दिखता है कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। आप भी घर बैठे चेक कर सकते हो आपका अकाउंट, मोबाइल में चेक कर सकते हो आपका अकाउंट, कर सकते ना। तो जैसे बैंक के बुक्स में आपका नाम लिखा हुआ है, आप वहाँ पे अकाउंट होल्डर हो बैंक में, तो बैंक में आपका नाम लिखा हुआ है एज एन अकाउंट होल्डर, बैंक के पास आपका रिकॉर्ड एज एन अकाउंट होल्डर, और आपके नाम के सामने इतने रुपए हैं, जो भी हो 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, आपके नाम के सामने उतना अमाउंट है। अब उसका सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक की बुक में एंट्री है कि आपके पास इतना रुपया है जो बैंक के पास पड़ा है। ऐसे भी शेयर्स में हो गया है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो शेयर सर्टिफिकेट वाला झंझट खत्म ही हो गया। वो सब पेपर वर्क वगैरह करना सब बर्डनसम था, बहुत सारी उसमें इरेगुलरिटीज़ थी। अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। शेयर्स का भी एक बैंक होता है जिसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं, आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपके नाम के सामने उतने शेयर्स जमा हो जाते हैं कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में। तो अभी वो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह मिलना बंद हो गया है। फिर भी आपको कभी मैं, जब हम लाइव क्लासरूम में आएंगे ऑफलाइन मोड में, तो मैं आपको बताऊंगा शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है, दिखता कैसे है,
उसमें क्या लिखा होता है ना। इसका जो फॉर्मेट है ये आपको गूगल पे सर्च करोगे, शेयर सर्टिफिकेट हाउ डज इट लुक लाइक, या फॉर्मेट ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट, तो ढेरों शेयर सर्टिफिकेट आपको देखने मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। तो शेयर्स सिंपली क्या है, ओनरशिप राइट, मालिक होने का अधिकार। कि अगर आप मेरी कंपनी में मालिक बनना चाहते हो तो मुझसे आप मालिक होने का अधिकार खरीद लो, मैं आपको अधिकार बेचता हूँ। एक अधिकार कितने का, 10 रुपये का। आप 2 अधिकार खरीद सकते हैं ना, मुझे 20 रुपये दो। आप 3 अधिकार खरीद सकते हैं, 30 रुपये दो मुझे। आप 4 अधिकार खरीद सकते हैं, 40 रुपये दो। 5 शेयर्स खरीद सकते हैं, 50 रुपये दो। जितनी आपकी क्षमता, आप उतने रुपए के शेयर्स खरीद सकते हैं, मैं आपको उतना अधिकार दूंगा, उतने राइट्स मिलते हैं शेयर्स खरीदने पर। अब ये पूरा प्रोसीजर किस तरह से होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। कि एक कंपनी है, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि इस मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो कंपनीज़ हैं वो मार्केट में जब शेयर्स इशू करती है तो अरबों खरबों रुपए के शेयर्स इशू करती है। बहुत बड़े अमाउंट के शेयर्स इशू होते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, है ना, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो कंपनी की कैपिटल है उसको शेयर कैपिटल क्यों कहा जाता है आखिर। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी है, उसने मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचे, 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचे, इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचे। अब ये 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचे, एक शेयर मान लो उन्होंने बेचा 10 रुपए में, 10 रुपए का शेयर था, इसको उन्होंने 10 रुपए में बेचा। ये 10 का शेयर वो 12 में भी बेच सकते हैं, 10 का 15 में भी बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम पे बेचना, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए के शेयर्स इन्होंने मार्केट में बेचे, 10 रुपए का एक शेयर बेचा, तो ₹10 ईच। ठीक है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एक शेयर की जो वैल्यू होती है ना, ओरिजिनल वैल्यू, उस ओरिजिनल वैल्यू को बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में फेस वैल्यू। एक शेयर की जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू, उस ओरिजिनल वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू। तो 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचे, 10 रुपए का एक शेयर ने, एक राइट 10 रुपए का, एक अधिकार 10 रुपए का, तो कितने हुए ये 10,000 शेयर्स हुए। यानी हमने हमारी कैपिटल के हिस्से कर दिए। 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, हमने उसके 10-10 रुपए का एक, तो कितने हिस्से हो गए, 10,000 हिस्से हो गए। अब हम पब्लिक के पास आए और पब्लिक को बोला हमने कि आप ये खरीदिए, आप ये खरीदिए, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से आप ये खरीदिए। तो मान लीजिए एक मिस्टर ए है, इसने 5 शेयर्स खरीदा, 10 रुपए का एक, तो इसने कंपनी को कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए। एक मिस्टर बी है, उसने 10 शेयर्स खरीदा, इसने कंपनी को कितने रुपए दिए, 100 रुपए। एक मिस्टर सी है, उसने 25 शेयर्स खरीदा, इसने कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से कितने दिए, 250 रुपये। एक मिस्टर डी है, इसने 60 शेयर्स खरीदा, 10 रुपए का एक, 600। कंपनी के पास कितने रुपए जमा हो गए, 6 और 2 8 और 1 9, 10,000 रुपये जमा हो गए। कितने रुपए जमा करना है, 1 लाख रुपए जमा करना है। अभी तक कितने शेयर्स बिके, ये 6 और 2 8 और 1 9, 100 शेयर बिके, 10 रुपए का एक, 1,000 रुपये जमा हो गए। ऐसे ही कितने शेयर्स बेचेंगी कंपनी, 10,000 शेयर्स बेचेंगी। इसका मतलब अभी यहाँ पर मिस्टर ई आएगा, है ना। मान लो इसने 900 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक, 900 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक, कितने रुपए दिए इसने कंपनी को, 9,000 रुपये दिए। ऐसे ही यहाँ पर लोग जुड़ते जाएंगे जब तक कंपनी के सारे शेयर्स बिक न जाए। कंपनी कितने शेयर्स बेच रही है,
10,000 शेयर्स बेच रही है। ये इतने सारे लोगों ने खरीदे और कंपनी के पास कितनी कैपिटल जमा हो गई? 1,00,000 रुपए की कैपिटल जमा हो गई। इशू क्लोज, 1,00,000 रुपए की कैपिटल जमा हो गई। 10,000 शेयर्स कंपनी ने बेचे, 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल के हिस्से किए उन्होंने। कितने हिस्से किए? 10,000 हिस्से किए। 10,000 पार्ट्स, 10,000 यूनिट्स। शेयर इज ए यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर यानी हिस्सा, शेयर यानी हिस्सा। नहीं बोले मेरा भी शेयर है, हम नहीं बोलेंगे ये प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर है। व्हेन वी से इस प्रॉपर्टी में मेरा भी शेयर है यानी क्या? हिस्सा। तो कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है, आप चाहते हो कि आपका भी उसमें हिस्सा बने तो आप पैसे लगाइए। तो 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल है, एक हिस्सा कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल कितने हिस्से हो गए शेयर कैपिटल के? 10,000 हिस्से हो गए। आपको जितने हिस्से खरीदना है खरीदिए। इसने 5 हिस्से खरीदे, 50 रुपये इसने कंपनी को दिए। इसने 10 हिस्से खरीदे, इसने 100 रुपये कंपनी को दिए। इसने 25 हिस्से खरीदे, 250 रुपये कंपनी को दिए। इसने 60 हिस्से खरीदे, 600 रुपये कंपनी को दिए। इसने 900 हिस्से खरीदे, 10 रुपये कंपनी को दिए, 9,000 रुपये कंपनी को दिए टोटल। ऐसे कंपनी ने 1,00,000 रुपये की शेयर कैपिटल कलेक्ट कर लिया और ये उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। इतने हिस्से कंपनी ने बेचे, इतनी कैपिटल कलेक्ट कर लिया। ये सारे लोग कौन है? दीज आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ये कौन है? पार्ट ओनर्स। शेयर होल्डर्स, पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी, है ना। ये जो 10 रुपए का शेयर, इसको क्या बोलेंगे हम? फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या पार वैल्यू। ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनको कंपनी क्या देंगी? जब हम लोग एज ए कंपनी आप लोगों के पास पैसे कलेक्ट करने आए, आपने बड़ा भरोसा करके हमको पैसे दिए, आपको क्या फ़ायदा? 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा एक होता है, एक शब्द है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोला मैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। ये जो शेयर्स है ना, ये स्टॉक मार्केट में बिकते हैं। स्टॉक मार्केट है शेयर मार्केट, शेयर बाजार। तो ये जो शेयर्स है स्टॉक मार्केट में बिकते हैं। जैसे मिस्टर ए को हमने 5 शेयर दिए, मिस्टर ए को हमने 5 शेयर दिए। क्या भाव से दिए? क्या रेट से दिए? 10 रुपये के रेट से दिए। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट है, तो मार्केट में दुनिया में कोई ना कोई मिस्टर जेड होगा, मिस्टर जेड, जो मिस्टर ए को बोलेगा कि आप अपने 5 शेयर मुझे दे दो ना, दे दो यानी बेच दो। मार्केट में दुनिया में कोई ना कोई मिस्टर जेड होगा, वो मिस्टर जेड मिस्टर ए को बोलेगा कि क्या आप अपने 5 शेयर मुझे बेचने को तैयार हो। अगर ए, इसको पैसे की ज़रूरत है और ए अपने 5 शेयर जेड को बेचना चाहता है, तो दोनों के बीच में सौदा होगा, बार्गेन होगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको क्या लगता है, ए ये 10 रुपये वाला शेयर 10 में दे देगा क्या? अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो नहीं। अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो ये बोलेगा कि मैं जो 10 रुपये में, मैंने भले 10 रुपये में लिया, मैं तो कोई 20 में देता भाई, बोल 20 में लेना है तो ले। जेड बोलेगा भाई 20 में नहीं लेता, मैं 15 में लेने को तैयार हूँ। फिर ये बोलेगा काम कर 17 में ले ले, बोलेगा मैं 16 में लेने को तैयार हूँ, ये बोलेगा डन। तो जो शेयर ए ने, सीधी बात, हम अगर सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं, सब्जी या फल, हम मोल भाव करते हैं ना सब्जी वाले के साथ। तो जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वैसे शेयर मार्केट में ये सब भाव तय होते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर। अगर कंपनी के जो शेयर्स, उसकी डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, बेचने वालों की कम, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, बेचने वालों की कम, तो भाव बढ़ेंगे। और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है, खरीदने वालों की कम, तो भाव कम होंगे। इट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के आधार पर सब तय होता है। तो दुनिया में कहीं ना कहीं जेड होगा, वो जेड ए को बोल सकता है कि आप ये जो शेयर है मुझे बेच दो। ए बोलेगा मैं 20 में देता, बोलेगा भैया मैं तुमको 15 रुपये देता, ये बोलेगा 16, वो बोलेगा इतने। एक कॉमन कीमत तय होगी जो दोनों म्यूचुअली एग्री करेंगे, उस कीमत पे सौदा हो जाएगा।
तो वो जो ए ने अपने 5 शेयर जो उसने 10 में लिए थे, कितने में बेचे? 16 में बेचे। लिए कितने थे? 10 में। बेचे कितने में? 16 में। 6 रुपए का एक शेयर पे फ़ायदा हुआ। 6 रुपए का एक शेयर पे फ़ायदा हुआ। ये जो 6 रुपए का एक शेयर पे फ़ायदा हुआ, उसी को बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन। कोई बोलेंगे सर घाटा नहीं हो सकता क्या? 100% हो सकता, 110% हो सकता। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कंपनी के बारे में कोई रूमर भी आ जाए, सच्चाई से दूर दूर कोई वास्ता ही नहीं है न्यूज़ का, तो भी शेयर की कीमत धड़ाधड़ गिरती नीचे। कोई कंपनी अगर अंडर परफॉर्म करती है, एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करती है, उसके शेयर्स की कीमतें ज़मीन पर आ जाती है। समझे? कोई रूमर भी आ जाए तो ये कंपनी की पॉलिसीज़ जो थी, कंपनी की प्लानिंग्स जो थी, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक नहीं है, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मार्केट में, शेयर मार्केट में खराबी होता है। तो 10 रुपये का शेयर हो सकता है आपको 5 रुपये में बेचना पड़े, 2 रुपये में बेचना पड़े। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कंपनीज है जिनका जो शेयर है उसका मार्केट वैल्यू वंस अपॉन ए टाइम 1500 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये। उन कंपनी के मार्केट वैल्यू आज शेयर्स की क्या है? 2 रुपये, 5 रुपये। और एक एग्जाम्पल नहीं है, ढेरों एग्जाम्पल है। आप सर्च कीजिए bscindia.com, nseindia.com, moneycontrol.com, इतने सारे शेयर मार्केट के चैनल्स अवेलेबल है, मीडिया अवेलेबल है, वेबसाइट्स अवेलेबल है। आप देखिए वहाँ जाकर, ढेरों कंपनी ऐसी है। वहाँ उन कंपनीज का परफॉर्मेंस शेयर मार्केट का जब चेक करोगे तो उसमें देखिए 2 चीज़ें होती है, लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो। लाइफ टाइम हाई यानी आज तक जब से कंपनी बनी तब से उस कंपनी के शेयर की कीमत हाईएस्ट कितनी रही है और लोएस्ट कितनी रही है। ऐसी इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी, कि उनका हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे कि किसी बंदे ने अगर हाईएस्ट परफॉर्मेंस 1200-1500 में शेयर लिया है और आज वो शेयर कितने का है? 4 रुपये का, 6 रुपये का। और अगर उसने बेचा नहीं है सही समय पे, कई बार शेयर होल्डर फैसला नहीं ले सकता, तो अगर वो शेयर उसने बेचा नहीं है तो उस बंदे की क्या हालत होगी? बैंकरप्टी है, वो इंसॉल्वेंट है, ख़त्म है। ये इतना बड़ा लॉस बेयर करके बैठा है और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कीमत है वो 1500 रुपये का एक शेयर 6 रुपये होने में कई बार हो सकता है 2 महीने भी ना लगे हों, लेकिन वो 6 रुपये का शेयर भी 1500 का फिर से कभी नहीं होने वाला। ये फैक्ट होता है। कोई शेयर अगर 1500 की हाई, लाइफ टाइम हाई थी उसकी, 1500 रुपये तक शेयर बिका था मार्केट में, वो 1500 का शेयर 6 रुपये में आ गया, 2 रुपये में मार्केट में मिल रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी कम हो गई, उसका परफॉर्मेंस इतना खराब है कंपनी का, अंडर परफॉर्म किया कंपनी ने, कोई फ्रॉड सामने आया, तो इतना बड़ा जो फॉल हुआ है शेयर की कीमत में, उतने तेजी से राइज अब कभी नहीं होगा। राइज तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1500 से 2 रुपये बनने में टाइम नहीं लगा, 2 रुपये से 1500 को भी होने वाले ही नहीं है। इतने बड़े हादसे होते हैं कई बार शेयर मार्केट में। तो 2 जो चीज़ें अट्रैक्ट करती है शेयर होल्डर्स को कंपनी में पैसा लगाने के लिए, खास करके अच्छी कंपनी में लोग इसलिए पैसा लगाते हैं, फेमस कंपनीज में लोग इसलिए पैसा लगाते हैं, बड़ी कंपनीज में जहाँ पर प्रमोटर्स रेप्यूटेड हो, ऐसी कंपनी में, या किसी कंपनी का बिजनेस की जो लाइन है वो स्ट्रांग हो। क्यों ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं? उसका रीज़न यही है, कंपनी का परफॉर्मेंस सुधरेगा तो मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो शेयर 10 रुपये में लिया है इन लोगों ने, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। आज मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनकी जो फेस वैल्यू थी वो 5 रुपये 10 रुपये थी, या है फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू 5 रुपये 10 रुपये है, और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1700 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 5000 रुपये। फेस वैल्यू कितनी? तो 5 रुपये। मार्केट वैल्यू कितनी? 6000 रुपये। इतने गुना कैपिटल एप्रिसिएशन है, ज़बरदस्त कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो लोग शेयर्स में पैसा लगाते 2 रीज़न से, एक कैपिटल एप्रिसिएशन यानी जिस कीमत में कंपनी ने शेयर्स इनको इशू किए उसके मुकाबले मार्केट में शेयर्स की कीमतें बहुत ज़्यादा है, और दूसरा होता है डिविडेंड। वन रीज़न इज कैपिटल एप्रिसिएशन
सेकेंड इज डिविडेंड. What is dividend? It is a part of profit. कंपनी पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर रही, तो ये जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये अगर अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहते, अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो भी कंपनी इनके पैसों से बिजनेस कर रही है. तो इनके पैसों से बिजनेस करने के बाद जो भी मुनाफा होगा, अगर मुनाफा हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो, उस प्रॉफिट के कभी भी दो हिस्से होते हैं. एक को बोला जाता है रिजर्व क्रिएट करना यानी सेविंग्स, रिजर्व क्रिएट करना यानी सेविंग्स, और दूसरा डिविडेंड बांटना. कंपनी वो जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटती है, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है, तो उस रिस्क का इनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड. रिस्क लिया है तो रिस्क लेने के लिए इनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड. एंड दैट रिवॉर्ड इज डिविडेंड. It is a part of profit. So whatever profit company earns, that profit is always divided into two parts. First part is retained earning, या जिसको हम बोलते हैं रिजर्व क्रिएट करना, सेविंग्स. थोड़ा पैसा अलग बचा के रख देना, सेविंग करना, सेव करना. वो जो सेविंग है वो कंपनी को काम आती है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कुछ नोन अननोन कॉन्टिजेंसीज के लिए, और एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है डिविडेंड के रूप में. जब ये पैसा डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा, प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा, कितना डिविडेंड देना ये डिसाइड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सिफारिश करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट लेटर ऑन इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि भाई कंपनी ने इतना मुनाफा कमाया है और हमें इतना उचित लगता है कि आपको इतना डिविडेंड दिया जाना चाहिए. फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में उस पर चर्चा होती है और शेयर होल्डर्स उस पर अपनी मंजूरी दे दे, उतना डिविडेंड आपका फाइनल हो गया. वो पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को मिल जाता है. तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच शेयर होल्डर गेट्स. किस तरह से मिलता है ये? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. अब मान लो सिंपल रखने के लिए, एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए, कंपनी ने एक शेयर पे 1 रुपया डिविडेंड दिया. एक शेयर पे 1 रुपया डिविडेंड दिया. अगर एक शेयर पे 1 रुपया डिविडेंड दे रही है तो इसके पास 5 शेयर्स हैं, इसको 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा. इसके पास 10 शेयर्स हैं, इसको 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा. इसके पास 25 शेयर्स हैं, इसको 25 रुपये डिविडेंड मिलेगा. 60 शेयर्स है, 60 शेयर्स का डिविडेंड मिलेगा. 900 शेयर्स है, 900 शेयर्स का डिविडेंड मिलेगा. जितने आपके पास शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, उतना आपको पैसा मिलेगा. तो जितने ज़्यादा शेयर्स उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलता है. दूसरा, ये जो शेयर्स हैं, अब शेयर होल्डर्स क्योंकि ओनर्स हैं, पार्ट ओनर्स, अब ये अगर ओनर है तो इनको कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में बुलाती है. मीटिंग भी कई प्रकार की होती है कंपनी में, मीटिंग्स कई प्रकार की होती है. सारे प्रकार की मीटिंग की हमको चर्चा नहीं करना है. 2 मेन प्रकार की मीटिंग होती है. एक होती है बोर्ड मीटिंग और दूसरी जनरल मीटिंग. बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग. बोर्ड मीटिंग यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग. बोर्ड मीटिंग यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग. अब ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं भाई? तो देखिए, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स. शेयर होल्डर्स आर ओनर्स. Directors are managers. On behalf of shareholders. ये कौन हुए शेयर होल्डर्स के? रिप्रेजेंटेटिव्स. कंपनी के जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को कंपनी चलाने की ना समझ है, और समझ हो भी तो उनके पास टाइम नहीं है. और शेयर होल्डर्स आर स्कैटर्ड, वो तो फैले हुए हैं पूरी दुनिया में. किसी कंपनी में अगर 4 लाख शेयर होल्डर्स हैं या 10 लाख शेयर होल्डर्स हैं या 25,000 शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो 25,000 शेयर होल्डर्स कंपनी चलाने के लिए आएंगे क्या? नहीं. तो 25,000 शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? मीटिंग बुलाते हैं. मीटिंग बुलाकर अपने ही लोगों के बीच में से
कुछ लोगों को डायरेक्टर्स के रूप में चुना जाता है, वो डायरेक्टर्स कंपनी को चलाएंगे, डायरेक्टर्स कंपनी को रन करेंगे, डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करेंगे। तो कंपनी में ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स, लेकिन कंपनी मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स। सो डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी, डायरेक्टर्स रन द कंपनी, डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। सारे जो पॉलिसी डिसीजंस है, सारे इंपॉर्टेंट फैसले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट फैसले कौन लेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। लेकिन इन्होंने अपने हर फैसले की जानकारी शेयर होल्डर्स को देनी है। कंपनी चलाने की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन अपने हर फैसलों की जानकारी इन्होंने शेयर होल्डर्स को देनी है। शेयर होल्डर्स कंपनी में ओनर्स हैं। सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, दे मैनेज द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि। ये शेयर होल्डर्स के कौन है? प्रतिनिधि। तो एक मीटिंग इनकी होती है, उसको बोलते डायरेक्टर्स मीटिंग। एक मीटिंग इनकी होती है, इनको बोलते डायरेक्टर्स मीटिंग। इनकी मीटिंग में कंपनी को चलाने से संबंधित फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इनकी मीटिंग में इनको बुलाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपको शेयर होल्डर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो एक होती है डायरेक्टर्स मीटिंग, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे 5, 8, 10, 12, 15, आपस में वो मिलकर कंपनी किस तरह से चलाना उसकी चर्चा करते हैं और सारे डिसीजन लेते हैं। और शेयर होल्डर्स के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। इसमें सारे शेयर होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है, जिसको आना है आए, ना आना है ना आए, कोई कंपलसरी नहीं इसको अटेंड करना, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं जनरल मीटिंग्स। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये उसके टाइप्स हैं, है ना। तो एक डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग आपको बुलानी है, साल में एक बार तो कम से कम बुलानी है, जिसको बोलते हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक सभा। ये साल में एक बार बुलानी है आपको। कंपनी का जो एनुअल परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस की जानकारी आपको शेयर होल्डर्स को देना है। तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाकर शेयर होल्डर्स को जानकारी दी जाती है। कंपनी का जो साल भर का परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग का एक मीटिंग होती है, ये शेयर होल्डर्स की होती है। इसमें शेयर होल्डर्स को आपको बुलाना है, उनको नोटिस दिया जाता है मीटिंग का, एजेंडा भेजा जाता है। एजेंडा ने प्रोग्राम की मीटिंग हम क्यों बुला रहे हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कोई शेयर होल्डर खुद ना आ सके, अपने बिहाफ में किसी और को भेजना चाहे जो मीटिंग में जाए, मीटिंग अटेंड करे और कुछ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वोटिंग में वोट डाले शेयर होल्डर के बिहाफ में, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी अपॉइंट करना। वो शेयर होल्डर कर सकता है, अपने बिहाफ में किसी दूसरे को मीटिंग अटेंड करने भेज सकता है। मीटिंग में शेयर होल्डर को वोट डालने का अधिकार होता है, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, वो खुद अगर अटेंड कर रहा है मीटिंग तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, क्योंकि ये ओनर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। कंपनी में जो मीटिंग्स हो रही है, उस मीटिंग को अगर शेयर होल्डर ने अटेंड नहीं किया तो शेयर होल्डर उस मीटिंग के मिनट्स यानी रिकॉर्ड, मीटिंग के रिकॉर्ड मांग के पढ़ सकता है कि पिछली मीटिंग में किस किस चीज़ पर चर्चा हुई, क्या डिसीजन लिए गए। कहने का मतलब इसका जो स्टेटस है वो ओनर का है, और डायरेक्टर्स कौन है? मैनेजर्स। दे मैनेज द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये रिप्रेजेंटेटिव्स है शेयर होल्डर्स के, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में हमको पढ़नी है वो अच्छे से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।